वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम प्रोपोर्शन स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने रेशो को समझा, रेशो की प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद में हमने कंटिन्यूड रेशो पढ़ा, ख़ास तौर पे ये जानने के लिए कि हम रेशो और प्रोपोर्शन के फ़र्क को समझ सकें। प्रोपोर्शन में 4 नंबर्स नज़र आते हैं, 4 एलिमेंट्स नज़र आते हैं, जबकि रेशो में 4, 5, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हमने रेशो और प्रोपोर्शन के फ़र्क को समझा। फिर हमने देखा कि रेशो की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, और हमने प्रोपोर्शन का एक कानून पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। आज हम प्रोपोर्शन के दूसरे कानून के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जिन्हें थ्योरम भी कहते हैं। आई विल कॉल देम लॉज। प्रोपोर्शन का पहला कानून हमने पढ़ा था, मैं रिवाइज नहीं करना चाह रहा, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन हमेशा बराबर होते हैं। नाउ एक प्रोपोर्शन यहाँ मैं ले रहा हूँ, A रेशो B इस हिसाब से हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अगर ये प्रोपोर्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम जानते हैं कि रेशो जो है इसको फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, और प्रोपोर्शन जो है वो दो रेशोज़ की इक्विवेलेंसी को जाहिर करता है। प्रोपोर्शन दो इक्विवेलेंट रेशोज़ की रिलेशन को शो करता है, तो लिहाजा इसका मतलब दोनों की दोनों रेशोज़ जब फ्रैक्शन में चेंज होंगी तो ये इक्वल होनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ जो अगर ये दोनों की दोनों रेशोज़ हैं, अगर मैं इन दोनों की दोनों फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल बना दूँ, इन्वर्स बना दूँ, तो क्या होगा? बाय अ लॉ, दैट इज़ अगर इसको मैं कर दूँ B/A इज इक्वल टू D/C। मैंने सेम प्रोसेस इक्वेशन के दोनों साइड पर किया है, दोनों को रेसिप्रोकल बना दिया। इस बात को एक बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे एक फ्रैक्शन है 2/3, और इसका जो दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं ले रहा हूँ 4/6 है। मैं दोनों को सेम नंबर नहीं शो कर रहा, हालांकि दोनों इक्वल हैं। अगर मैं इनको रेसिप्रोकेट कर दूं तो क्या बन जाएगा? 3/2 इज इक्वल टू 6/4। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या इक्विवेलेंट रेशोज़ हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 3/2 ही बनेगा। सो द सेम थिंग हैज़ बीन डन हियर। अगर अब इसको हम प्रोपोर्शन की ज़बान में लिखें तो ये क्या बनेगा? B रेशो A प्रोपोर्शन D रेशो C। ये यहाँ से डायरेक्ट हम इसे स्टेप पे आ सकते हैं। ये दरमियान के जो स्टेप्स हैं मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए करके दिखाए हैं कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो इसके अंदर हुआ ये है कि हमने ये जो दो रेशो के मेंबर्स थे यहाँ पे, मैं इस बात को इस तरह कह देता हूँ कि ये फर्स्ट और ये सेकंड प्रोपोर्शनल है, दिस इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल एंड दिस इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड प्रोपोर्शनल की जगह चेंज कर दी है, उन्हें रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से, और इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल को भी रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से। तो ये जो शक्ल बनी है, ये जो प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। ये अल्फाज बहुत यूनिक हैं। मैं इसे अगर कहूँ तो इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी कह देता हूँ। चलिए, हमने लॉ की बात की थी, फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सो लेट्स से दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, इनवर्टेंडो लॉ। इनवर्टेंडो लॉ क्या कहता है कि हम किसी प्रोपोर्शन के अंदर
अगर फर्स्ट सेकंड प्रोपोर्शन की जगह तब्दील कर दें, सेम वे थर्ड एंड फोर्थ की जगह भी तब्दील कर दें, तो वो प्रोपोर्शन वैलिड रहता है। ये किया जा सकता है बाय द लॉ ऑफ इनवर्ट टेंडो। इस चीज़ को हमने यहाँ प्रूव भी किया इससे। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, दैट इज इनवर्ट टेंडो। अच्छा जी, नेक्स्ट सेम प्रोपोर्शन है हमारे पास। नाउ कम्स द सेकंड लॉ। दिस इज द प्रोपोर्शन A रेशो B, प्रोपोर्शन C रेशो D, और हमने इसके फ्रैक्शंस बना दिए। एक सिंपल सा रूल अप्लाई करते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस शक्ल में कि B को यहाँ ले आएँ, C को यहाँ ले आएँ, किस रूल से कर सकते हैं? मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ सिंपली, कि ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब इसको करने के लिए हम मुख्तलिफ रूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें यहाँ से B को कैंसिल करना है और C को यहाँ पर लेकर आना है। सो व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, कि A अपॉन B, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में C को लेकर आना चाह रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन B अपॉन C। सेम वे हम यहाँ C अपॉन D जो है इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं B अपॉन C। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पूरा कहानी क्रिएट की यहाँ पे कि B अपॉन C को हम सिर्फ दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि B और C की जगह को रिप्लेस कर दें, जो बिल्कुल मैथमेटिकली पॉसिबल है कि B क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा, C क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे C मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, B यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर क्या होगा कि B से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये C से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। अगर इसे प्रोपोर्शन की शक्ल में लिखूं तो क्या बनेगा? A रेशो C इज इक्वल टू B रेशो D। अब ज़रा पहचानिए इसको कि इस ओरिजिनल प्रोपोर्शन के मुकाबले में इसमें क्या तब्दीली आ गई है। इसमें हमने क्या किया है, जो सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल था इनकी जगह को रिप्लेस कर दिया है। सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल्स आर रिप्लेस्ड। जो थर्ड प्रोपोर्शनल था वो सेकंड की जगह आ गया और जो सेकंड प्रोपोर्शनल था वो थर्ड की जगह पर चला गया। दिस इज़, इसको एक और शक्ल से भी हम प्रेजेंट करेंगे, अभी इसको भी स्टडी करके देखते हैं अभी, कि अगर हम फर्स्ट एंड फोर्थ की जगह को बदलना चाहें तो फिर क्या होगा। ये दोनों, तो इस चीज़ को आप समझ गए कि हमने इन दोनों को रिप्लेस करने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि हमें एक कांस्टेंट नंबर से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई की शक्ल में आ गया। तो एक शक्ल तो इसकी ये बन गई। इसकी दूसरी शक्ल भी मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या हो सकती है। इसकी वो शक्ल हो सकती है D रेशो B proportion, this is the D ratio B and this will be C ratio A। ये दोनों सेम प्रोसेस है। इन दोनों सेम प्रोसेस में हमने क्या किया है, एक्चुअली अगर आप गौर करें तो ये फर्स्ट लॉ की ही एक शक्ल है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होते हैं। मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है फर्स्ट एंड फोर्थ इनकी जगह बदल दी, तो फर्स्ट लॉ तब भी वैलिड है। एक्चुअली ये D मल्टीप्लाइड बाई A होता है तो अभी भी D मल्टीप्लाइड बाई A होगा। इसमें क्या हुआ है कि हमने सेकंड मीन प्रोपोर्शन सेकंड थर्ड जो है उनकी जगह को तब्दील कर दिया है। इन दोनों शक्लों में ये प्रोपोर्शन अपनी जगह वैलिड है, ये काम कर रहा है। सिर्फ हमने इसको लिखने की शक्ल बदल दी, हमें ये कानून अलाउ करता है इसका। इसको बेसिकली फ़र्स्ट लॉ ही से एक शक्ल निकली। जितने भी कानून बन रहे हैं ये फर्स्ट लॉ से ही निकल रहे हैं। सो दिस इज़ द थर्ड लॉ। इसको हम कहते हैं
अल्टरनेंडो स्पेलिंग को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अल्टरनेंडो लॉ। अल्टरनेंडो लॉ क्या कहता है? अल्टरनेट कर दीजिए आप, फर्स्ट को फोर्थ के साथ अल्टरनेट कर लीजिए, रिप्लेस कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। सेकंड को थर्ड के साथ अल्टरनेट कर दीजिए, रिप्लेस कर लीजिए, तो प्रोपोर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द अल्टरनेंडो लॉ। नाउ अब हम एक और लॉ की तरफ जा रहे हैं, इसमें दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। प्रोपोर्शन हमारा यही रहेगा, दो लॉज हमने आज देखे, अल्टरनेंडो एंड इन्वर्टेंडो एंड अल्टरनेंडो। नाउ ये हम देख चुके हैं, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। ये तो प्रोपोर्शन ही की एक शक्ल है। अब देखिएगा ज़रा गौर से, अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड पर एक नंबर को ऐड कर दूं, +1, सिंपली, विच इज़ वेरी मच मैथमेटिकल। एक इक्वेशन के दोनों साइड पर सेम नंबर ऐड किया जा सकता है, 1 ऐड किया मैंने। इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप, मैं इस वक्त अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, लिहाजा मैं इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो b डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पर d डिनोमिनेटर में आएगा। अब क्या होगा, b से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा a, और यहाँ पे जो कि 1 है तो ये आ जाएगा b। यहाँ पे d से कैंसिल होगा, c आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा d। अब देखिए ये कैसा, अगर मैं इसके प्रोपोर्शन की शक्ल में लेके जाऊँ तो ये प्रोपोर्शन कैसा बनेगा, a प्लस b रेशो b, c प्लस d रेशो d। सॉरी, मैंने यहाँ पे इक्वलिटी का निशान लगाया, विच आई डोंट प्रेफर। प्रोपोर्शन में मैं मार्क ऑफ प्रोपोर्शन को लगाना चाहता हूँ, ये प्रोपोर्शन का निशान है जो कि हम लोग भूलते जा रहे हैं। नाउ कंपेयर इट विद द ओरिजिनल प्रोपोर्शन। इसमें हुआ क्या है, इसमें हमने सेकंड प्रोपोर्शन को फर्स्ट में ऐड कर दिया है और फोर्थ प्रोपोर्शन को थर्ड में ऐड कर दिया है, और ये बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है। हमने कोई नॉन मैथमेटिकल हरकत नहीं की, ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैथ के किसी भी कानून को या रूल को वायलेट कर रहा हो। दोनों तरफ 1 ऐड किया था, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि सेकंड प्रोपोर्शन फर्स्ट में ऐड हो गया और फोर्थ प्रोपोर्शन थर्ड में ऐड हो गया। ये देखिए d इसमें चला गया। ये हम कर सकते हैं कानूनन। इस कानून का नाम है कंपोनेंडो लॉ। कंपोनेंट से निकला है ये, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कंपोनेंडो थ्योरम भी कहते हैं, एनी हाउ। सो कंपोनेंडो लॉ क्या कहता है कि आप सेकंड प्रोपोर्शन को फर्स्ट में ऐड कर लीजिए या फोर्थ प्रोपोर्शन को थर्ड में ऐड कर दीजिए, तो प्रोपोर्शन अपनी जगह वैलिड रहेगा। चूँकि ABC की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हम यहाँ इसको कंफर्म तो अभी नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम कुछ चाहें तो कोई एक सपोज सी वैल्यू लेके इसको चेक कर सकते हैं कि ये वैलिड होगा या नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक आपको शो करने के लिए एक छोटा सा प्रोपोर्शन लिख के इसे करके दिखा रहा हूँ। जस्ट सपोज दिस इज़ 2:3 प्रोपोर्शन एंड 4:6। ये वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले ली थी, और इस लॉ को हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली विदाउट एनी प्रैक्टिस। कंपोनेंडो लॉ के ये जो प्रोपोर्शन है ये, और ये प्रोपोर्शन सेकेंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, सेकंड को हम फर्स्ट में ऐड कर देंगे और फोर्थ वाले को हम थर्ड में ऐड कर देंगे। देखिए सेकंड वाले को मैं यहाँ लेके आता हूँ, ये हो जाएगा 2 + 3 रेशो 3 अपनी जगह रहेगा, प्रोपोर्शन 4 + 6 ये बन जाएगा 5:3, प्रोपोर्शन दिस विल बी 10:6।
अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, आप इसे फ्रैक्शन में लिख के सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिए। फर्स्ट लॉ अप्लाई करके देख लीजिए, प्रोडक्ट को इससे कर लीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या होगा 30, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होगा 30। आ रहे हैं, फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो रहा है। सो दिस इज़ कंपोनेंडो लॉ। कोई नॉन मैथमेटिकल चीज़ नहीं है, लेकिन याद रखने की बात यह है कि इसमें हम करते क्या हैं कि सेकंड प्रोपोर्शनल को फर्स्ट में ऐड करके लिख देते हैं और फोर्थ प्रोपोर्शनल को थर्ड में ऐड करके लिख देते हैं। दिस इज़ दी कंपोनेंडो लॉ। Okay, now this is the fourth law we did so far. Let's see now next. एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको एल्जेब्राइक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी। इससे पहले वाले केस में हमने क्या किया था, जो कंपोनेंडो लॉ था उसके अंदर हमने दोनों तरफ 1 को ऐड किया था। नाउ अगर हम दोनों तरफ से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा। आई होप इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। c अपॉन डी माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा b, यहाँ पे एलसीएम आएगा d। b और b कट जाएगा, बचेगा a माइनस बी और ये हो जाएगा c माइनस डी। प्रोपोर्शन की शक्ल में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी रेशो b proportion c minus d ratio d. Now what is this? इसमें और इससे पिछली प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, फ़र्क क्या है। हमने इसमें जो सेकंड प्रोपोर्शन था, प्रोपोर्शनल को फर्स्ट में से माइनस कर दिया है। सेकंड प्रोपोर्शनल अपनी जगह वैसा ही है। फोर्थ प्रोपोर्शनल को थर्ड में से माइनस कर दिया है। फोर्थ प्रोपोर्शनल एज इट इज़ वहाँ पे मौजूद है। ये लॉ भी उसी तरह से वैलिड है। दिस इज द लॉ। इसको हम कहते हैं डिविडेंडो लॉ। इससे पहले वाला कंपोनेंडो था, दिस इज डिविडेंडो। आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग है। डिविडेंड से निकला है वर्ड, ये डिविडेंडो लॉ। सो दिस इज द फोर्थ लॉ। सबसे पहले हमने पढ़ा अल्टरनेंडो, फिर पहले पढ़ा था हमने इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये 4 लॉज हैं। पांचवा लॉ जो है बेसिकली वो इनका मिक्सअप है। वो कंपोनेंडो और डिविडेंडो को मिक्स कर दिया गया। सो मैं से उसको डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए कि ये कैसा लगेगा। तो उसमें ये है ए रेशियो। उसमें हम क्या करते हैं कि ए माइनस बी, ये अगर हम इसको इस तरह कर दें, और अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ना लुक एट इट, क्या किया मैंने यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शनल में से मैंने सेकंड को ऐड कर दिया। दिस इज द कंपोनेंडो लॉ। लेकिन यहाँ एक काम और भी किया है, डिविडेंडो लॉ भी अप्लाई किया है। वो कहाँ किया है, a प्लस बी रेशो a माइनस बी एंड दिस इज c प्लस डी रेशो c माइनस डी। लेकिन डिनोमिनेटर में जो
सेकंड प्रोपोर्शनल था, इसको मैंने सेपरेट कर दिया ए में से। सो यहाँ पर डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। दिस इज लुकिंग रादर कॉम्प्लिकेटेड। मैं इसको चाहूँगा कि एक एग्जाम्पल से आपको प्रूव करके दिखा दूँ कि ये वैलिड है या नहीं है, किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो मिक्सचर है, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ। ये लास्ट के दो लॉज जो हमने पढ़े उनका ये एक मिक्सचर है। नाउ लुक एट हियर कि ये कैसे वैलिड होगा। देखिए मैं एक सिंपल सा प्रोपोर्शन ले रहा हूँ जो हम अभी यूज़ ही कर रहे थे, 2:3 प्रोपोर्शन 4:6। हम इस पर ही लॉ अप्लाई कर रहे हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, और चेक करते हैं कि वैलिड है। हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों को अलग-अलग से प्रूफ किया है। मैं इस वक्त इसको डायरेक्ट दोनों को अप्लाई कर दिया है इस प्रोपोर्शन के ऊपर। लेट्स सी नाउ इसमें क्या हो रहा है, a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है, 2+3। और यहाँ क्या हो रहा है, a माइनस बी। a है 2 तो ये हो जाएगा 2-3। प्रोपोर्शन अपनी जगह खड़ा है यहाँ पे। ये होगा 4+6 रेशो 4-6। दिस इज कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ। 2+3 क्या बनेगा जी, 5:-1 प्रोपोर्शन। ये हो जाएगा 10:-2। कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ अप्लाई किया है इसके ऊपर। चेक कीजिएगा ज़रा, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर लें और मीन्स को कर लें। 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या बनेगा, -10। और -1 मल्टीप्लाइड बाई +10 इट विल बी -10। प्रूव्ड। दिस इज द कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इसको डिविडेंडो कंपोनेंडो लॉ बना दें। देखिए इसमें कोई पाबंदी नहीं है, हम a माइनस बी को ऊपर करके a प्लस बी को नीचे भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं डिविडेंडो कंपोनेंडो लॉ। या पहले कंपोनेंडो का प्रोसेस किएगा फिर डिविडेंडो। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो फिर ये इस शक्ल में आ जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी प्रोपोर्शन c माइनस डी रेशो c प्लस डी। ये बिल्कुल वही हुआ कि मैंने इसके ऊपर इसी लॉ को इन्वर्टेंडो अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर इन्वर्स कर दिया मैंने इसको। तो वही चीज़ है, दोनों को रिवर्स कर दिया इन दोनों को। तो ये इस शक्ल में भी आ सकता है। देन इन दिस केस हम ये कहेंगे हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो के ऊपर इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। ये भी कह सकते हैं कि दिस इज डिविडेंडो कंपोनेंडो लॉ। पहले डिविडेंडो हो रहा है फिर कंपोनेंडो हो रहा है। सो एनी हाउ, तो इसमें बहुत गुंजाइश है प्रोपोर्शन के अंदर, बहुत सारी शक्लें हम इसके बदल सकते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इन कवानीन को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, किस किस शक्ल में हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेसन वी विल गो टू एक्सरसाइज एंड वी विल अप्लाई दीज लॉज टू प्रैक्टिकल, not the practical problem, theoretical algebraic problems. Okay, so far, thank you very much.